हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन अड्डा ल्यूसेंट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज, जो कि ल्यूसेंट की बुक से कवर करने हैं। तो इसका हम पार्ट 6 वीडियो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ है। ये वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू। देखिए, रेन ड्रॉप जो होती हैं जनरली स्फेरिकल होती हैं। आपने देखा होगा बारिश की बूंदें स्फेरिकल शेप की क्यों होती है, कि ये ट्रायंगल की या स्क्वायर की या क्यूबिकल शेप की क्यों नहीं होती, ये हमेशा स्फेरिकल शेप की क्यों होती हैं। तो एक्चुअल में ऐसा जो होता है वो एक फिनोमेना है जिसका नाम है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से ऐसा होता है। सरफेस टेंशन ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट अपने आप को स्फेरिकल शेप की बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो रेन ड्रॉप होती है वो भी अपने आप को स्फेरिकल बनाने की कोशिश करती है। अगर किसी को सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पता है तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा कि सरफेस टेंशन एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर। देखिए, एक जहाज है, पानी वाला जहाज, ये नॉर्मल फ्रेश वाटर से एक रिजर्व है जिसको आप सी बोलते हैं, समुद्र, इसके अंदर चला गया। तो हमसे कह रहा तब क्या होने वाला उसके साथ। तो ये सिंक कर जाएगा कंप्लीटली, या फिर ये सिंक करेगा थोड़ा बहुत, या फिर ये थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाएगा, राइज अ लिटिल हायर, या फिर रिमेन्स अनअफेक्टेड, या जैसा आपका फ्रेश वाटर के अंदर था वैसा ही समुद्र के अंदर दिखाई देगा। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जो फ्रेश वाटर होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, फ्रेश वाटर की बात करते हैं, और यहाँ पर सी वाटर की बात, इन दोनों वाटर की बात कर लेते हैं, तो एक्चुअल में फ्रेश वाटर की डेंसिटी जो होती है, अगर इसकी डेंसिटी को हम सिग्मा 1 कह देते हैं और सी वाटर की डेंसिटी को हम सिग्मा 2 कह देते हैं, सॉरी रो 1 और रो 2 कह देते हैं, तो सी वाटर जो होता है ना, एक्चुअली उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है फ्रेश वाटर के मुकाबले में। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी के अंदर जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, मतलब सॉल्टी होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर सी वाटर की डेंसिटी हाई हो जाती है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। और ये आपको पता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज नीचे रहने की कोशिश करती है। तो यहां पर जहाज की अगर बात करें तो शिप इसके अंदर भी था और शिप इसके अंदर भी था, बट इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से शिप थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये तो आपका डायरेक्ट है, इसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं है। विस्कोसिटी का यूनिट पूछ रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर पॉइज है। अब देखिएगा, एक्चुअल में यहाँ पर दो यूनिट काम करती हैं, एक करती है सीजीएस यूनिट और एक करती है एसआई यूनिट। अगर सीजीएस की बात करें तो ये पॉइज होता है, पॉइज, या फिर इसका दूसरा नाम है ओआर और सेंटीपॉइज, सेंटीपॉइज, पॉइज और सेंटीपॉइज, ये सीजीएस यूनिट के अंदर आती हैं। अगर पॉइज और सेंटीपॉइज के अंदर रिलेशन देखोगे तो 1 पॉइज जो होती है वो 100 सेंटीपॉइज के बराबर होती है। ठीक है, और अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये पास्कल सेकंड होती है। तो ये दोनों ही विस्कोसिटी की यूनिट है, पॉइज और पास्कल सेकंड। बट यहां पर आपसे पास्कल सेकंड तो नहीं दे रखा, यहां पर पास्कल दे रखा, पास्कल प्रेशर के लिए आता है। ठीक है, और पॉइजली ये तो एक प्रिंसिपल है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा पॉइज। हालांकि आपकी बुक के अंदर गलत प्रिंट है, ये आप थोड़ा करेक्शन कर लें। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटेशन। देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो दिया था वो डायरेक्ट बता देता हूं आपको, आर्किमिडीज ने दिया था। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज के लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये क्या बताता है, देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक बात पता हो तो वो ये है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। ये तो आपको पता है, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग क्या था, आर्किमिडीज ने ये कहा था कि अगर आप कोई बॉडी वाटर के अंदर इसको डुबोने की कोशिश करते हो, अगर ये सिंक करता पार्शियली या फुली, तो यहां से जो वाटर का लेवल राइज करेगा,
इसको डुबोने से जो वाटर का लेवल राइज करेगा, उस पर्टिकुलर लेवल राइज हुए वाटर का वजन आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये उतना ही वेट निकल कर आएगा जितना इस पर्टिकुलर बॉडी का वेट था। तो ये एक्चुअल में कंक्लूजन था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो यहां पर मैंने साइंटिस्ट का पूछा था, तो साइंटिस्ट आपको बता दिया आर्किमिडीज थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। A satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous. Second है the orbit is circular. The orbit lies in the plane of the Earth's equator. एक्चुअल में जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हम यूज करते हैं वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर हम यूज करते हैं, और ये जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है ये बिल्कुल सर्क्यूलर ऑर्बिट होती है। तो इसका ऑप्शन ए भी ठीक है और बी भी ठीक है कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को माउंट करते हैं, और ये ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर होती है। और एक्चुअल में ये ऑर्बिट जो लाई करती है वो अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर की तरफ को लाई करती है। अगर आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। अगर ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ये अर्थ का इक्वेटर कहलाया जाएगा। तो अर्थ के इक्वेटर पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये सैटेलाइट्स, जिनको टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं, ये इस तरह से माउंट रहते हैं। तो जो इनकी रोटेशनल वाली ऑर्बिट है ये अपने आप में एक सर्कुलर ऑर्बिट है, और ये एक्चुअल में अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ लाई करते हैं, जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होती है इनकी पर्टिकुलर रोटेशन के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन ही ठीक है। ऑप्शन डी ये गलत है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल आपके लिए ठीक हो जाएगा कि पहला और दूसरा तीसरा ये तीनों ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड अपवर्ड्स। देखिए ऊपर की तरफ को कॉइन को आपने टॉस किया है फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से आपने एक टॉस किया है कॉइन को ऊपर की तरफ को। तो हमसे कह रहा देन इट राइजेस अ हाइट, किस हाइट तक ये राइज करके जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी न्यूटन की। इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपको दे रखा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि एक टॉस है जिसको एक कॉइन है जिसको आपने टॉस्ड किया है ऊपर की तरफ को। जब आप ऊपर की तरफ को टॉस्ड करते हैं तब आपका जी जो यूज होता है वो एक्चुअल में माइनस का जी होता है अपवर्ड्स के लिए, क्योंकि ग्रेविटी जो लाई करती है वो अर्थ के सेंटर की तरफ को करेगी, तो प्लस जी होगा। अगर हम ऊपर की मोशन लोगे तो माइनस जी कहेंगे। तो यहां पर माइनस जी का इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि मोशन हो रही है अपवर्ड। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ को फेंका था। अब देखिएगा ये टॉस से जब ऊपर की तरफ को जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुकेगा भी, वापस से फिर नीचे को आएगा। तो जहां पर रुकेगा वहां पर फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा, वो भी थर्ड वाली। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। 2g's बोल दो या 2gh बोल दो, एक्चुअल में s या h दोनों हाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन तब होती है जब हम ऊपर की तरफ को किसी पर्टिकुलर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखिएगा फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर, u कितना दे रखा आपके पास 9.8, इसका स्क्वायर माइनस 2g। अगेन g की वैल्यू 9.8 होती है और h ऐसे रहेगा, आपसे h की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 निकल कर आ जाएगा। ये 9.8 का स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h। अब ये निगेटिव वाले टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही लेकर आओगे तो ये आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 9.8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा एक बार से तो ये कट जाएगा पूरा, एच आपको कैलकुलेट करना तो 9.8 ऐसे ही रहेगा और ये 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब 9.8 का जब हाफ करते हैं तो आता 4.9 मीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.9 मीटर। ऐसा जो भी ऑप्शन होगा आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा उस ऑप्शन को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 4.9 मीटर। देखिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं 57। ये मैं आपको पिछले भी क्विज के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो हम सुनते हैं जिसको आप ऑडिएबल वेव्स कहते हैं,
जो हमारे कानों के लिए ऑडिएबल होती है, वो एक्चुअल में कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है हमारी कानों के लिए ऑडिएबल। तो मैंने आपको रेंज बताई थी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, ये 20 किलो हर्ट्ज है, या फिर आप कह दो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी कान जो है ऐसी वेव्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को सुन लेते हैं। तो ये हमारे कानों की रेंज होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हर्लविंड इन अ टॉर्नेडो टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए टॉर्नेडो जो होता है वो कुछ इस तरह से भंवर होते हैं, हवाएं चलती है, तूफान जिसको आप बोलते हैं, इस तरह से होता है ये, ठीक है भाई, ये इस तरह से तूफान होता है। अब ये कह रहा है ये तूफान इस तरह से होता है, तो हमसे कह रहा है इसकी एंगुलर स्पीड व्हर्लविंड, ये व्हर्ल जो है इसकी एंगुलर स्पीड टॉर्नेडो के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर, अगर हम पेरीफेरी से सेंटर की तरफ को जाए, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ये अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन से अंदर की तरफ को जाएं, सेंटर की तरफ को जाएं, तो व्हर्लविंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो माय डियर ये सरफेस पर जो पेरिफेरी होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है आपको टॉर्नेडो में, सेंटर की तरफ को आपको लगभग ना के बराबर स्पीड मिलेगी। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा एंगुलर स्पीड का, वो हो जाएगा डिक्रीजेज रैपिडली। जब आप यहां से अंदर की तरफ को आते हैं, सेंटर की तरफ को आते हैं, तो व्हर्लविंड की जो एंगुलर स्पीड है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे जाओगे तो लगभग 0 के बराबर होती है। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम और वेलोसिटी के बीच में प्लॉट किया गया है। अब इसमें क्या है ना, तो ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है ए से बी तक। इस पॉइंट को आप कह दो चलो बी डैश, और इस पॉइंट को बोल दो आप ए डैश। तो ए डैश से बी डैश तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और इसको अगर समझेंगे तो ऐसे समझना पड़ेगा इसको कि अगर हम यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से इस तरफ को जा रहे हैं, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। और यहां बी डैश पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह का ग्राफ इस तरह भी प्लॉट किया जाता है कि भाई ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और ये इस तरह से भी ग्राफ आते हैं। तो इस तरह के ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है ये आपको बिल्कुल अभी समझा देता हूं। इसको रफ कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर और ये जो ग्राफ बनाया था मैंने, सॉरी रफ हो गया है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर और इस ग्राफ में क्या चेंज है, क्या चेंज है। तो दोनों के अंदर ध्यान से देखते हैं, एक चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर देखता हूं तो जितना टाइम बढ़ता चला जा रहा है वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। सेम इसके लिए टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। बट यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल में अरे ये रफ हो गया, इसको दोबारा दिखाते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल में ये आपका टाइम इंटरवल जो है ये इक्वल है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है। जब वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होता है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्मली डी एक्सिलरेटेड मोशन। एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सिलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, बट यहां पर वेलोसिटी घट रही है तो वो एक्सिलरेशन जो वेलोसिटी को घटाता है वो डी एक्सिलरेटेड मोशन क्रिएट कर देता है। और इस तरह के एक्सिलरेशन को एक्चुअल में निगेटिव एक्सिलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। तो आप ये कहें कि यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लग रहा है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मोशन है। इसका आंसर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या यूनिफॉर्म है, तो यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बहुत तेजी से आ गई, तो यहां पर आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ ऑब्जेक्ट का, फाइनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वेलोसिटी
0 हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली हुआ, बट यहाँ पर यूनिफॉर्मली हुआ है। अब नॉन यूनिफॉर्मली पता कैसे लगाया आपने, ये इक्वल टाइम इंटरवल का केस। इसमें अगर ऐसे ही आप 2 पॉइंट लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है बट वेलोसिटी में चेंज कुछ कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आया है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको आप रिटार्डेशन कहते हैं, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर या फिर वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम का मतलब यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं जहां पर हवा तो है। देखिए बिना हवा के तो साउंड ट्रेवल करेगी ही नहीं। तो एयर और वैक्यूम का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऐसी लोकेशन को ले रहे हैं जहां पर किसी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर जगह को मैं फिलहाल वैक्यूम बोल रहा हूं। तो ये एयर और वैक्यूम के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है किसी बुक में आपको 340 मिल जाए, हो सकता है किसी बुक में 335 मिल जाए, हो सकता है किसी बुक में 332 मिल जाए, हो सकता है किसी बुक के अंदर 334 मिल जाए। तो इसमें घबराइएगा मत, ये सारी वेलोसिटीज पॉसिबल है, क्योंकि जो साउंड की स्पीड होती है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डेंसिटी वगैरह इन पर डिपेंड काफ़ी हद तक करती है। तो ध्यान रहे टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी में चेंज आ जाते हैं साउंड की। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर केस के लिए 330 की रेंज के आसपास देखो, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 330 की रेंज में तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये, ना तो ये है और ना ये है और ना ये है। तो 330 मीटर पर सेकंड इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो साउंड वेव्स होती हैं एक्चुअल में, साउंड वेव्स जो होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं ये? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, तो ये वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए, चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और एक वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि आपकी सनलाइट हो गई। अब इनके प्रोपोगेशन के लिए नो मीडियम, किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब मीडियम मिले तब भी, मीडियम ना मिले तब भी इनका प्रोपोगेशन जारी रहता है। लेकिन साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए हर हाल में, तभी प्रोपोगेट करेंगे, अदरवाइज ये प्रोपोगेट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर वैक्यूम का मतलब ये नहीं कि आप स्पेस में पहुंच गए, स्पेस में तो ट्रैवल नहीं कर सकते किसी हाल में। यहाँ पर वैक्यूम आपसे यही कहना चाह रहा है कि भाई किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर हवा के अंदर गंदगी वगैरह, धुआं धुन, कुछ इस तरह की चीजें नहीं है, साफ हवा है। ठीक है भाई, तो उसको आप वैक्यूम का नाम दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपने देख लिया। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एयर की भी बात कर लो और ये वैक्यूम की भी बात कर लो, ये होती है लाइट की स्पीड। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज चल रही है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।